हेलो दोस्तों, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ संस्कार सिंह एंड आई हैव a teaching experience of almost 7+ year from class 7 to up to class 12th apart from B.Ed student also. सो अभी मेन क्या मोटिव है हमारा इधर पे। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कि कैसे हम कंप्लीट करें अपनी मैगजीन्स को, क्या हमारा गो थ्रू होगा। तो अभी क्या रहेगा, मैं आपको पर वीडियोस में हमारे एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हमारा आता है जो ये टॉपिक्स रहेंगे, तो मैं आपको पर वीडियो बनाते हुए चलूंगा। पहला आपको होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, सेकंड टॉपिक होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन, थर्ड इकोनॉमी। तो लाइकवाइज आपका वीडियो चलता रहेगा एंड ये मैं आपको डेली बेसिस पे अपलोड करता जाऊंगा वीडियोस। तो अभी आज जो हमारा होगा वो हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ पॉलिटी सेक्शन फॉर मे 2024 मेनली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसमें क्या होगा, हम अभी सभी जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे और समझते हुए शांति से करते हुए चलेंगे आराम से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा हुआ पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसमें सबसे मेन आता है कि आपका जो अभी न्यूज़ में है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक, ये आता है आपका मास मीडिया ने इलेक्शन। कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो बोला गया कि जो मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शन में। जबकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बहुत सारे गाइडलाइंस भी इशू किए कि ऐसे आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कैसे उसका एथिकल यूज़ करना है। तो हम देखते हैं क्या गाइडलाइंस क्या होंगे इसमें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी जो कि हमें नहीं करनी है, पार्टीज को नहीं करनी, वो क्या है कि उनको कोई भी ऐसा फॉल्स कंटेंट पब्लिश नहीं करना है जो कि मिसलीडिंग हो या डिग्रेटरी हो, डेरिवेटरी हो फॉर द वुमेन्स के लिए। सेकंड होता है कि उसको बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करना, कोई भी ऐसे कंटेंट को कैरी करे जिसमें चाइल्ड का यूज़ हुआ हो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। थर्ड आता है कि जिस ऐसा डिपिक्टिव वायलेंस नहीं करना है जिसमें एनिमल को हार्म कर दिया जा रहा हो, ना ही किसी पर्सन को इम्पर्सनेट करेंगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इसमें कुछ मैंडेट्स भी निकालें कि जो हमें रिमूव करना होगा कोई भी ऐसा वॉलेटिंग कंटेंट जो कि 3 आवर ऑफ नोटिफिकेशन में हो, मतलब आया हो, और रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स को उसके लिए वार्न किया जाएगा। बोला गया रिपोर्ट करेंगे ऐसे अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन और फेक यूजर अकाउंट को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है। जो अनरिजॉल्व इशूज हैं उनको हम लोग ग्रीवेंस एप्लेट कम्युनिटी की तक पहुंचाएंगे, जो कि रूल 3 के अकॉर्डिंग आता है आईटी एक्ट के रूल्स में 2021 के। मास मीडिया के रिगार्डिंग में क्या बोला गया है कि जो ये मास मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को। ये प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। इसको बोला गया ये फोर्थ स्टेट बोला जाता है, इसको डेमोक्रेटिक कंट्री का फोर्थ स्टेट होता है जो होता है। और अदर 3 प्लेयर्स का होता है आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है। जो फंडामेंटल राइट है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, ये ग्रांट करता है सिटीजन को अंडर आर्टिकल 19 1A कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अवेल फॉर द प्रेसेस के लिए भी आता है। प्रेस जो है आपके रोल करता है मास मीडिया के लिए इलेक्शन में, बोला ये एम्फेसाइज करता है इलेक्शन इम्पोर्टेंस को, मीडिया कवर करता है अंडरस्कोर सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस को, हाईलाइट करता है वॉइस चॉइसेस को, और नीड होता है कि हम लोग इन्फॉर्म करें एंड फंडामेंटल राइट्स टू वोट के लिए। ये फोस्टर करता है फेथ इन इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो फेथ होता है उसको भी बढ़ाता है, जिससे क्या होता है सिटीजन इजीली पार्टिसिपेट करें और उनको इंकरेज करता है। सेकंड होता है कि जो डिसमिनेशन ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन, कि जो मीडिया स्प्रेड करता है प्रोपोगंडा वाइडली और प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो जो उनका एडवर्टाइजमेंट है वो अफोर्डेबल हो, अच्छा स्पेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उसको अलाउ किया गया है कि वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं स्टेट ऑन टेलीविजन को, रेडियो को ड्यूरिंग पोल्स में सिंस 1998 लोकसभा के इलेक्शन से। इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर क्या होता है, तभी ये जो हमारे वोटर बिहेवियर है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक इमेज ऑफ कैंडिडेट को भी शेप करता है, इफेक्टिव मैसेज भी प्रोवाइड करता है और फैसिलिटेट करता है पॉलिसी डिस्कशन को। वोटर बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, जो मीडिया है ये इंटरेस्ट करता है, जो अपैथी होता है उसको रिड्यूस करता है और एक सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी का लोगों में जागरूकता लाता है। जो पब्लिक इमेज है
कैंडिडेट की पब्लिक इमेज है उसको भी देता है, और जिससे क्या होता है कि ये पोर्ट्रे करता है कि जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसकी इमेज कैसी होगी, न्यूज़पेपर के जरिए हो गया, मैगजीन के जरिए और ब्रॉडकास्ट के जरिए भी। ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिशियन है मेंटेन करे कंसिस्टेंट मैसेजेस, प्रिवेंट करता है उनको कि वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को कहते हैं वो ना फैला पाए, मतलब सबको सेम नॉलेज या मैसेजेस पहुंचे। जो मास मीडिया इन्फॉर्म करता है पब्लिक को अबाउट गवर्नमेंट एक्शंस के बारे में, हाईलाइट करता है उनकी पॉलिसीज के बारे में और शॉर्ट कमिंग्स के बारे में, और कम्युनिकेट्स करता है पब्लिक के एक्सपेक्टेशन क्या है पॉलिटिशियंस को लेके, फैसिलिटेट, और ये दो वे डिस्कशन की तरह काम करता है बोथ करंट एंड फ्यूचर पॉलिसीज में भी। चेंजेस क्या होता है जो मास मीडिया के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहला हुआ है जो मास मीडिया है, इट विल बी ऑल पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑल्सो पॉजिटिव चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस हो उसके लिए जरूरी होता है, एंड इट्स रिपोर्टिंग आर सिलेक्टिव एंड बायस्ड। कभी कभी ये सिलेक्टिव भी हो सकता है और बायस्ड भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं मीडिया गेट कीपिंग के अकॉर्डिंग जो फिनोमेना आता है। विद द रैपिड एंड वाइडस्प्रेड डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया दिस चैलेंजेस आर मैग्नीफाइड। अब जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो बहुत जल्दी फैलता है, इस वजह से जो चैलेंजेस है बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कभी कभी कुछ की चैलेंजेस होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में सोशल मीडिया के द्वारा, वो ये हैं कि ये क्या कर सकते हैं, हमारी सोवर्निटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंसेशनलाइजेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन इको चैम्बर्स बन सकते हैं इनकी वजह से, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और प्राइवेसी कंसर्न भी होता है जिससे जो वोटर्स का ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है उनको थ्रेट पहुंचे। अब इनको एक एक करके देखते हैं अगर हम लोग, तो क्या आता है जो थ्रेट टू सोवर्निटी है कि जो सोशल मीडिया मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी आदमी को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंट्री कि वो टारगेट करे स्पेसिफिक पार्टीज को या कैंडिडेट्स को, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस है एज वेल एज कंट्री की सोवर्निटी को हार्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं कि जो ड्यूरिंग 2016 के यूएस प्रेसिडेंट सिलेक्शन होते हैं उसमें रशिया ने बोला था कि उसने यूज़ किया सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए आउटकम्स के लिए। सेकंड होता है मिस इन्फॉर्मेशन। जो सोशल मीडिया है ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मिस इन्फॉर्मेशन का, मतलब कुछ भी खबर फैलती है तो तुरंत ही वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। ये मैनिपुलेट करता है कंटेंट को और डिस्टॉर्ट करता है पब्लिक परसेप्शन को और इन्फ्लुएंस करता है वोटर्स बिहेवियर को भी। एग्जाम्पल में देखते हैं जो AI जनरेटेड डीफेक्स होते हैं जो अभी रिसेंट में आया है, AI जनरेटेड डीफेक हैं, ये इश्यूज हैं उसको भी बढ़ावा देते हैं। आपने रिसेंट में देखा होगा कि अभी जो हमारा इलेक्शन के टाइम पे जो राहुल गांधी का एज वेल एज नरेंद्र मोदी का जो अभी डीफेक वीडियो आया था, लाइक देवर डांसिंग ऑन द स्टेज, तो उस रिगार्ड में क्या होता है राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा उसको दिखाया था कि ये कैसे हमारे लिए हार्मफुल है और कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं वीडियो को। बट एट द एंड सेकेंड टाइम जब वो वीडियो दोबारा से आया जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था कि उन्होंने खुद अपने चैनल से पब्लिश किया था, जो उनका एक्स का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वो सॉरी ट्विटर चैनल है, उन्होंने उससे खुद पोस्ट किया था। तो वो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीफेक वीडियो जो हम बोल सकते हैं, जो उन्होंने वीडियो बना था। तो जो ये डीफेक होते हैं ये क्या हो सकता है इसमें डीफेक वीडियोज़ में कि कंपाइल कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, मेक इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश रियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फेक। अब अगर कोई सोचो कोई नॉर्मल है, अगर कोई आपका नॉर्मल आता है, कोई लाइक विलेज से रिलेट करता है, तो वो ये जो डीप फेक वीडियोस इनको बहुत जल्दी प्रूफ मान सकता है और ट्रू मान सकता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैसे ये वीडियो हार्म कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिक लोगों में भी डिस इन्फॉर्मेशन या मतलब बढ़ावा हुआ किसी चीज़ को बढ़ा के सुना सकते हैं। ये डिसरप्ट कर सकते हैं इलेक्शन इंटीग्रिटी को। सेकंड आता है सेंसेशनलाइजेशन होता है। जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम है ये एम्पलीफाई करता है वायरल कंटेंट्स को, ओवर शैडो कर देता है फैक्चुअल नैरेटिव्स को। कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो वायरल है, सपोज जो हम लोग देखते हैं जो वायरल चीज़ है, जो अभी ज़्यादा कोई भी फॉल्स न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी फैलती है, तो ये उसको बहुत जल्दी बढ़ावा दे देता है। बट जबकि अब कोई एक्चुअल फैक्ट, कोई रियल फैक्ट है, उसको जल्दी इतना बढ़ावा नहीं मिलता क्योंकि लोग उसको रियल वो अलर्ट लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसालेदार चीज़ है तो वो तुरंत बढ़ावा देती है। इस वजह से बोला गया इसको। सेकंड आता है आपका कि जो क्विकली सेटिंग करता है पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी बहुत जल्दी सेट कर देता है। एग्जांपल हम देख सकते हैं जो मेनली यूट्यूब बेस्ड इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, किसी भी आपके मीडिया चैनल्स को होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ निकाल के जो ट्रेडिशनल मीडिया है उनको बाईपास करके कुछ अपनी खुद की न्यूज़ निकाल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे जो ध्रुव राठी वाला अभी इंसिडेंट आया था लाइक ड्यूरिंग द इलेक्शन, दैट वन ये डायरेक्टली उसी से रिलेट कर रहा है।
बस इसमें आपके वर्डिंग्स नहीं होंगे, लेकिन ये डायरेक्टली उसी से रिलेट कर रहा है। ये नैरेटिव सेट करते हैं थ्रू द सेंसलाइजेशन ऑफ इश्यूज एंड मैनिपुलेशन ऑफ मोर व्यूज की मैनिपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए उनके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट, मतलब अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाएं। तो ये क्या करते हैं, कुछ नैरेटिव सेट कर देते हैं और कोई भी न्यूज़ को बढ़ावा दे देते हैं। इट मे रिजल्ट इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मोर इन्फॉर्मेशन इश्यूज फॉर द पब्लिक डिस्क्रिप्शन। जो पब्लिक डिस्कशन होता है उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ये बढ़ावा दे देते हैं। ऑनलाइन इको चैम्बर्स क्या होते हैं, जो सोशल मीडिया होते हैं ये क्रिएट करते हैं इको चैम्बर्स, जहाँ पे इंडिविजुअल ओनली इनकरेज व्यू पॉइंट्स अलाइनिंग विद देयर ओन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसे खुद के ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो लोग खुद सिर्फ अपनी बात को ही आगे रखते हैं कि अपने व्यू पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, आगे वाले को कोई एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, खुद अपने आप बैठे हैं एक चैम्बर में, सिर्फ अपने जैसे लोगों को बिठा कर रखा है और वही न्यूज व्यू पॉइंट्स निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायसनेस क्रिएट हो जाती है। जो पीपल अपोज कर रहे होते हैं उसको, उनको ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये वर्सन कर सकता है सोशल डिवीजन को, जिससे क्या होता है पोलराइजेशन भी क्रिएट हो जाता है। और इंस्टेंट अभी देखें इंस्टेंस में जो फेसबुक फेलियर टू एड्रेस प्लेटफॉर्म अब्यूज इन श्रीलंका रिपोर्टेड फ्यूल्ड वाइल्ड स्प्रेड। जैसे फेसबुक का फेलियर हुआ था, जिससे जो प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अब्यूसिव कंटेंट्स क्रिएट हो रहे थे, जिसको और क्या फेसबुक के जरिए बहुत जल्दी फैल गए थे वो 2018 में, जिससे क्या हुआ जो श्रीलंका का फेलियर आया था गवर्नमेंट को। मेन रीजन वॉज दिस। अब बोले कॉम्प्रोमाइजिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो लैक ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ये चैलेंज कर सकता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है पार्टीज और कैंडिडेट्स को, उनको इन्फोर्स कर सकता है। बोला गया कि रेगुलेट कंटेंट एंड इनक्रिप्ट प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप इज करेंटली नॉट फीजिबल। ये फीजिबल नहीं है इनको क्या आप इन्फॉर्मेशन इसमें इन प्लेटफॉर्म में रेगुलेट करो। ठीक है, प्रोवाइडिंग कंसर्न एंड थ्रेट टू द वोटर्स। अब जैसे जो वोटर्स लैक कंट्रोल ओवर डाटा कलेक्शन, वो वोटर्स पे बहुत बार क्या होता है, जो डाटा कलेक्शन होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो दे ऑफ्टन प्रोफाइल बाय सोशल मीडिया। जब उनका खुद का डाटा नहीं है तो हम लोग क्या उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनको करते हैं कि जज करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो देयर फीड कंटेंट विच में पोटेंशियली चेंज देयर बिहेवियर, उनके जो फीड कंटेंट होते हैं अगर वो बार बार कुछ ऐसे आ रहे हैं कि पार्टी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उनका जो माइंड है, बिहेवियर है, तो वो उसी पार्टी का लाइन में जाएगा। या फिर अगर कोई मान लो कोई बीजेपी का मेंबर है, वो दूसरी पार्टी का देख रहा है वीडियो बार, तो इन समहाउ उसके दिमाग में भी वही थिंकिंग, वही थॉट्स आएंगे जो दूसरी पार्टी से रिलेटेड है। तो ऐसा बोला जो 2018 में था, सेवरल इंडियन पॉलिटिशियन पार्टीज ऑलरेडी हायर कैम्ब्रिज एनालिटिक्स डाटा माइनिंग एंड एनालिटिकल बिजनेस। तो बोला गया कि इन्होंने हायर किया था कैम्ब्रिज एनालिटिक्स को डाटा माइनिंग में और एनालिटिक बिजनेस में। वे हेड क्या आता है इसमें, तो बोला जाता है अगर वे हेड हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा आपका कि वे हेड मिटिगेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इलेक्शन कमीशन। क्या हो सकता है, तो बोला गया जो मास मीडिया शुड बी न्यूज टू फॉलो द एडवाइजरी ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दैट कॉल द प्रेस टू गिव ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स अबाउट इलेक्शन के बारे में, इश्यू रिपोर्ट्स होने चाहिए। टेंड टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनमिटी एंड हेट्रेड, ऑब्जर्व करना चाहिए हमें सभी डायरेक्शंस को, ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को। इन एडिशन टू दिस कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो लेनी चाहिए जिससे प्रिवेंट हो अब्यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इलेक्शन। अब क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सबसे पहला है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स, एनहांस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सेकंड है फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फिर आपका स्ट्रेंथ डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। इनको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखें तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है कि इंश्योर करना चाहिए स्ट्रिक्ट अडेरेंस, जिसमें वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट हो जो कि जनरल इलेक्शन 2019 में थे, और प्रमोट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, एनहांस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के इंक्रीज करना चाहिए कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ इनको अपनी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ करना चाहिए अपने लिंक बिटवीन सिविल ग्रुप सोसाइटी के बीच में और इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच में जो लिंक है उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे टाइमली जो कंसर्न रेज हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं प्लेटफॉर्म में, वो इजीली पकड़े जा सके। फोस्टर करना चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि इन्हें जो ग्लोबली या फिर जो अदर गवर्नमेंट है जो यूज़ करते हैं अपने इलेक्शन के टाइम पे कुछ सेट ऑफ रूल्स या फिर कुछ मैकेनिज्म, उनको यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है
जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जिससे जो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और इलेक्शन ना हो पाए। डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को बढ़ाना चाहिए। जो इंडिया है कि जो वोटिंग प्रोसेस है बिकम मोर मॉडर्न इन इंडिया इन डाटा यूटिलाइजेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें अच्छे से, और एनहेंस करने डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को जिससे डिफरेंट लेवलों में जिसमें डाटा यूसेज होता है इंश्योर करना चाहिए वोटर्स डाटा को भी प्रोटेक्ट करें और यूज़ करें रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। अब इसमें देखते हैं हम लोग बेनिफिट्स क्या होता है सोशल मीडिया का। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया इलेक्शन में क्या आता है, सबसे पहले आता है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड पॉलिटिशियन। डायरेक्ट कनेक्शन होता है पीपल एंड पॉलिटिशियन का। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस एंड माइक्रो टारगेटिंग। तो हेल्प्स इन एनहेंस वोटर आउटरीच पॉलिटिकल एजेंडा बिल्डिंग पब्लिसिटी एंड पॉलिसीज। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स क्या होता है, गिविंग वॉइस टू द पीपल एट ग्रासरूट लेवल्स। डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन disseminate their election manifesto at free of cost. Micro targeting AI driven algorithm target specific demographic enhancing campaigning effectiveness। तो बेनिफिट्स का तो सोशल मीडिया के मतलब कि आप किसी भी ऐसे स्पेसिफिक टारगेट वाली जगह को आप जो डेमोग्राफिक अलग है, जो अलग जगह पे है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, उधर के क्या नीड्स होंगे, क्या उनको समझना चाहिए, क्या उनके रिक्वायरमेंट होंगे, तो एआई के टूल्स हम वो ईजी समझ सकते हैं। पॉलिटिकल स्पेस को डेमोक्रेटाइजेशन कर देना। इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाना पॉलिटिक्स में, जिससे क्या होता है जो लोगों हैं उनको ग्रासरूट लेवल तक कि वो अपनी बात रख सकें वो। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड पॉलिटिशियन, और लोगों और पॉलिटिशियंस और पीपल के बीच में डायरेक्ट एक कनेक्शन की तरह ये काम करता है, लाइक ब्रिज की तरह काम करेगा। फिर इसमें आता है कि आपका एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेम फॉर द सोशल मीडिया। अब क्या एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेम क्या होगा सोशल मीडिया के लिए, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये क्या करता है कि गवर्न करता है सभी एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, जिसमें सोशल मीडिया भी आता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कि इंटीमेटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रिलेशन 2021 में आता है। इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडियरीज, इनकी जो सोशल मीडिया और जो अदर बीच में इसमें आते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म आते हैं जो मिनी इलेक्शन कैंपेन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे साथ यूज होते हैं। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको बोला कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए इनको रेगुलेशन करने के लिए। अब हम अब करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट, जो कि इंटरनेट शटडाउन। अभी न्यूज में क्यों है, चलो देखते हैं। सबसे पहले कि बोला जो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आती है, एक्सेस नाउ की रिपोर्ट क्या है, चलो एक सेकंड, मुझे पहले कलर थोड़ा डार्क करने दो इसका, देन आई विल चूज अनदर कलर, पर्पल इज ग्रेट। ओके, अब एक्सेस नाउ की रिपोर्ट क्या है कि इंडिया ने इसने विटनेस किया एक्सेस एज पर द एक्सेस नाउ रिपोर्ट कि इंडिया में 2013 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जो कि बोला जाता है 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हाईएस्ट आता है नंबर ऑफ शटडाउन इन द वर्ल्ड। अब इंटरनेट शटडाउन क्यों होता है, सबसे पहले देखा जाए अगर हम लोग इसका निकालें कुछ, तो आता है कि जो इंटेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन फॉर द स्पेसिफिक पॉपुलेशन और विथ इन लोकेशन। कि शटडाउन क्या होता है कि मतलब इंटरनेट शटडाउन का मतलब ये कि किसी एक एरिया में, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इंटरनेट है जो बिल्कुल ही शट डाउन कर देना, जिससे लोगों के बीच में क्या कम्युनिकेशन ना हो पाए, कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना हो स्पेसिफिक पीपल ग्रुप में, कि मतलब एक कंट्री है उसके कुछ पार्ट्स में ओके, फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी भी ड्यूरेशन के लिए एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो ब्रेक हो जाए। ओके, इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो ब्रेक हो जाए इस वजह से। अब बोला जाता है 2013 में जो ग्लोबली नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन थे वो 41% टू 283, ठीक है, जो कि अगर 2022 में निकालो वो सिर्फ 2 से 1 बार था, लेकिन आप जब करते हो 2023 में जाके सीधा हो जाता है 283, मतलब जो ऑलमोस्ट 41% इंक्रीज हुआ इसमें।
अब मेन रीजन क्या है इसका हम देखते हैं तो आता है कि रीजन फॉर द इंटरनेट शटडाउन का जो बोला है, सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जब पर सोशल अनरेस्ट हो, प्रिवेंट करना चीटिंग को, या फिर सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स को। नेशनल सिक्योरिटी के बाद इंटरनेट शटडाउन हुआ जैसे कश्मीर में कि इंश्योर कर सके नेशनल सिक्योरिटी और प्रमोट कर सके सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स को। अब सोशल अनरेस्ट की जगह पे जैसे कि जो एग्जांपल हुआ था, कोल्हापुर में इंटरनेट को सस्पेंड किया गया था महाराष्ट्र के ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ भीम कोरेगांव बैटल एनिवर्सरी, कि भाई उसमें बैटल एनिवर्सरी में ही उसका शायद लोग गलत यूज ना समझें, गलत तरीके से उसको प्रोपोगेट ना करें, इस वजह से चीटिंग को प्रिवेंट करना कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें चीटिंग ना हो सके, इस वजह से कि ड्यूरिंग द इम्पोज ऑन द राजस्थान एंड प्रिवेंट चीटिंग ऑफ टेट एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होता है उसमें प्रिवेंट कर पाए चीटिंग को। इंटरनेट शटडाउन होता है जैसे मणिपुर एरिया में, जिससे कंट्रोल हो सके ऑन गोइंग जो वायलेंस हो रहा है स्टेट में उसको कंट्रोल कर सकें, जिससे सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके। ये जो की पॉइंट्स आप इनको नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में भी कि कैसे ये मेन पॉइंट्स हैं, सिर्फ इन की पॉइंट्स को नोट डाउन करो चार को, बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही लोगे। प्रोविजन क्या होता है इंटरनेट शटडाउन के लिए? प्रोविजन हम लोग निकालें सबसे पहले की बोला गया है इसमें कि सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंटरनेट शटडाउन इज गवर्न बाय टेम्परेरी सस्पेंशन एंड टेलीकॉम। अब जो ये होता है ना, यहाँ पर टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, इसमें टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी पब्लिक सेफ्टी रूल्स इसके अकॉर्डिंग किया जाता है अंडर इंडिया टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 में आता है। ये प्रोवाइड करता है टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज को इन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे जब इसको बंद किया जाता है। और ये कब तक हो सकता है? अप टू ये 15 डेज तक के लिए हो सकता है, 15 डेज तक के लिए हो सकता है अप टू। जो 1885 का एक्ट है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रेगुलेट करें वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज को, जिसमें होता है आपका इंटरनेट भी आता है और ग्रांट लाइसेंस टू देम और इनको लाइसेंस भी प्रोवाइड करना। ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इज इश्यूड बाय द यूनियन स्टेट होम सेक्रेटरी ओनली। अब ये जो ऑर्डर होती है किस इश्यू कौन करता है इसको? ये जो इशू होता है ये सिर्फ यूनियन और होम सेक्रेटरी के ऑर्डर्स पे ही हो सकता है ओनली। जो अंडर 2070 की रूल है कि बोला कि 3 मेंबर रिव्यू कमेटी होनी चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरी की, जिसको हेड कर रहे हो एट सेंट्रल लेवल पे एंड चीफ सेक्रेटरी एट स्टेट लेवल। अब क्या है इसमें, अगर आप सेंट्रल लेवल निकालोगे, सेंट्रल लेवल में जो हेड होना चाहिए सुप्रीम हेड, ये होना चाहिए आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर आप सेंट्रल लेवल पे आ रहे हो, अगर आप आते हो स्टेट लेवल पे, तो ये आपका आता है चीफ सेक्रेटरी। कितने लोगों की कमेटी हो? 3 लोगों की। ओके ठीक है। ये क्या रिव्यू करते हैं कि हाँ इंटरनेट शटडाउन का रिव्यू टेलीकॉम सर्विसेज शटडाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिवली। ये तो आपको समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया था एक जो आपका जजमेंट आया था, इसको हम देखते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। क्या बोला गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है थ्रू द इंटरनेट, ये इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का, कि 19(1) के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप इंटरनेट के जरिए अपनी बात को रखते हो, एक्सप्रेशन को रखते हो, तो ये हमारे आता है फंडामेंटल राइट में। लेकिन एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेम मस्ट बी अकॉर्डिंग विद द, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा तो वो भी आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब बोला गया इन रिलेशन टू द इंटरनेट शटडाउन, अगर जब इंटरनेट शटडाउन करो तो आप क्या है, आप इस जो आपका आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसको आप नहीं मान रहे हो, तो बोला गया कि जब इंटरनेट शटडाउन हो तो कुछ कोर्ट के डिसीजन होते हैं कि किस वजह से होना चाहिए। तो बोला गया एन ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज इंडेफिनिटली इज इम्परमिसिबल अंडर 2017 रूल। इम्पॉसिबल है 2017 रूल के अकॉर्डिंग। बोला गया सस्पेंशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन, ओनली फॉर सिर्फ टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए ही होना चाहिए। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट इशूड अंडर द सस्पेंशन रूल मस्ट अडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन। कोई नेसेसरी ड्यूरेशन हो उसके आगे उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, फिक्स रहना चाहिए।
और जो मेन है इसका प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये सस्पेंशन रूल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल, और किसी भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेट सस्पेंड होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इंटरनेट शटडाउन के किसी एरिया में, तो वो हम समझते हैं। अब इम्पैक्ट में क्या होगा कि सबसे पहले हो सकता है किसी एरिया का इकोनॉमिक लॉस हो, फंडामेंटल राइट्स भी हार्म हो रहे हैं, जैसे कि आपने ये देखा था पॉइंट अभी ऊपर। नेक्स्ट है आपका इन इक्वलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, प्रोटेस्ट एंड वायलेंस एंड ह्यूमन राइट अब्यूज। अब इकोनॉमिक लॉस में क्या आता है कि जो शटडाउन होते हैं जिससे क्या होता है लॉस ऑफ 118 मिलियन डॉलर्स इन द फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि जनवरी और जून 2023 का हुआ है। इन्होंने इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया में इतना ही हुआ। तो सोचो सिंगल डे शटडाउन कैन पुश अप टू 397 पीपल इनटू द एम्प्लॉयमेंट। अगर सिर्फ एक ही दिन का इंटरनेट शटडाउन हो ना तो इतने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, 379 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स में आता है जो इंटरनेट शटडाउन होता है ये इम्पैक्ट कर सकता है एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई अगर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहे तो उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। और जो अब जो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर आ सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अगर वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे लेकिन वो दिखा दे इंटरनेट शटडाउन की वजह से वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब जो डिजिटल फ्रीडम एंड फंडामेंटल है उसको भी कर्व करता है, अफेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, एज फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है। इनइक्वलिटी में क्या था, जो शटडाउन हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, अफेक्ट मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं जो एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या होता है उनके प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। हिंडरिंग देयर एक्सेस टू नेबर रेवेन्यू स्ट्रीम्स अपॉर्चुनिटीज। अब मान लो कोई है ऐसा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, कोई आपका ट्राइबल एरिया में है, तो उधर पे क्या होगा, बार बार इंटरनेट शटडाउन कर रहा है ड्यू टू द वायलेंस। जैसे आपने ये ले लिया था पॉइंट, हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, दिस वन, ये तो उसमें क्या होगा, अगर उधर कोई ऐसी कम्युनिटी भी है जो पढ़ना भी चाह रहे हैं, जिनके बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उधर पे इंटरनेट ही शट डाउन है, एजुकेशन पहुंच नहीं रही है, वायलेंस की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, तो उधर पे जब इंटरनेट नहीं तो वो एट ए कॉस्ट लाइक इनइक्वलिटी की तरह ही हो गया उनको, क्योंकि उनको पूरी सर्विसेज मिली नहीं, जो सर्विसेज मिलने चाहिए इंटरनेट के जरिए वो भी उनकी अफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि उनको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। ये एग्जर्बेट्स करता है ड्यूरिंग इनइक्वालिटी एंड अंडरमाइंस इफेक्ट टुवर्ड्स इन इक्विटेबल डिजिटलाइजेशन, ठीक, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन होता है वो उधर पे इक्वल नहीं हुआ होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जब लॉस ऑफ कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट शटडाउन से, तो क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है हिंडर्स करता है इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्ली वार्निंग्स। अब किसी जगह पे अगर कुछ आपदा होने वाली हो, अगर वेदर डिपार्टमेंट ने निकाला है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या मान लो फ्लडिंग होने वाली हो अपकमिंग 28 आवर्स में, अपकमिंग 48 आवर्स में, 24 आवर्स में, अगर उधर पे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं तो लोगों को कैसे तक न्यूज पहुंचेगी, कैसे उन पे खबर पहुंचेगी। इससे क्या हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप हो जाएगा, कैसे वो इवैक्यूएशन कराएंगे, ठीक है, और जो डिजास्टर के इम्पैक्ट होगा कैसे उससे कोप अप करेंगे। जो ऑनगोइंग इंटरनेट शटडाउन हुआ था म्यांमार में, इससे क्या जो एफर्ट्स ऑफ साइक्लोन, जो कि मोचा साइक्लोन आया था जिसने वेस्टर्न म्यांमार को हिट किया था इन 2023, उसमें क्या लोगों को न्यूज ही नहीं पहुंचे थे क्योंकि इंटरनेट शटडाउन था उधर पे। एजुकेशन एंड हेल्थ का जो शटडाउन होते हैं जो जो ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म हुए, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन हुए, ये सभी प्लेटफॉर्म को हिंडर करता है, जिसमें कहता है आप अच्छे से न्यूज आपको नहीं मिल पाती उधर पे। इट हिंडर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म एज वेल एज हेल्थ केयर ऑन इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। प्रोटेस्ट एंड वायलेंस देखे, जो इंटरनेट शटडाउन होता है डिस्कनेक्ट करता है पीपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएट करता है उनमें एक एम्बिग्युइटी को और फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है उनमें, जिससे क्या होता है कि लोगों में प्रोटेस्ट और वायलेंट हो जाता है और स्ट्राइक्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या मेरी खबर पहुंच नहीं दे रहे हो, बाहर तक लोग समझ नहीं पा रहे, बात नहीं समझ पा रहे, आप लोगों को मेरी बात पहुंचाने नहीं दे रहे हो, तो वो और ज़्यादा उस पर वायलेंट हो जाते हैं। ह्यूमन राइट अब्यूज जो शटडाउन होता है ये क्या करता है, ये अकाउंट करते हैं जहाँ पे अटैकर्स यूज करते हैं डिसरप्शन टू कवर अप देयर ऑफेंसेस सच एज किलिंग। और क्या होता है जब जो अगर मान लो कि इंटरनेट शटडाउन हो तो लोगों तक न्यूज नहीं पहुंचेगी, खबर नहीं पड़ेगी, तो वो इजीली लोगों को मार सकते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकता है, ये सब चीजें क्रिएट हो सकते हैं, ये बोला गया इसमें।
वे अहेड में हम लोग देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है कि रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्ट। तो इसको अगर निकालते हैं हम लोग पॉइंट वाइज तो आता है कि कोडिफाई करना डिफाइंड पैरामीटर्स, जैसे जो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के अकॉर्डिंग कुछ बनाना कि पब्लिक इमरजेंसी पब्लिक सेफ्टी हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द 1885 एक्ट एंड ऑफ द 2070 रूल। तो आपके इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड रूल्स हैं, उसमें पब्लिक सेफ्टी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है ना, पब्लिक इमरजेंसी की कोई बात डिफाइन नहीं की गई उसमें, उसको अच्छे से करें। एक मैकेनिज्म रखें जो डिसाइड करे कि मेरिट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, की इंटरनेट शटडाउन किन मेरिट्स पे बंद होना चाहिए वो डिसाइड करे। जो डिपार्टमेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेट करना चाहिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, कि इनको एक क्लियर प्रिंसिपल रखना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी का और प्रोसीजर का, जिससे शटडाउन को हटाया जाए। ठीक है, और नॉट दिस, और इसको बोला जाता है कि आप बार बार इसको एक्सटेंड ना करो, एक पूरा इनका प्रोसीजर होना चाहिए कैसे इंटरनेट को शटडाउन को हटाएंगे, लिफ्ट करना है इसको। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता है, इसको फॉर्मुलेट करनी चाहिए कैसी पॉलिसी, सिलेक्टिव करना चाहिए इसको, जो रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, उनको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बैनिंग द इंटरनेट एज द होल, इंटरनेट बैन करनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म ये न्यूज फैला रहे हैं उन प्लेटफॉर्म को, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये न्यूज फैला रहे हैं उनको बैन करना चाहिए, न कि पूरा इंटरनेट प्लेटफॉर्म को। ठीक है, जिससे क्या होता है जो लोगों में मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन एंड इफेक्टिवनेस, ऐसे स्टडी करना चाहिए उसके शटडाउन पे इफेक्ट्स के लेके इफेक्टिवनेस को, जो डील करते हैं पब्लिक सेफ्टी के साथ या फिर पब्लिक इमरजेंसी में, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी इसको कैरी ऑन करना चाहिए। और लास्ट अगर हम पढ़ने का है तो इसमें आता है कि गवर्नमेंट शुड क्लियरली कम्युनिकेट टू यूज एनी लिमिटेशन, की लिमिटेशन होनी चाहिए यूजर्स को, लिमिटेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए और चेंज करनी चाहिए अपने सर्विसेज को, जो एक्सपीरियंसेस को, जो प्रोवाइड करते हैं रेगुलर अपडेट्स ऑन द स्टेटस एंड ड्यूरेशन ऑफ द शटडाउन, जो रेगुलर अपडेट्स और ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन है उसको भी वो क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। नाउ मूव टू द थर्ड टॉपिक जो हमारा आने वाला है अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीएससी लिस्ट। तो ओबीएससी लिस्ट में क्या आता है अभी हम देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीएस लिस्ट के लिए। जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है एनसीबीसी, ये रिव्यू किया है इसने स्टेट लिस्ट को ऑफ ओबीसी क्लासेस के, जो स्टेट लिस्ट है उसको इसने रिव्यू किया है। ओके, तो क्या है रिव्यू में कि इसने बोला कि जो यूजिंग पावर ग्रांटेड अंडर 102nd कमीशन एंड अमेंडमेंट एक्ट, जो 102nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पावर है उसको यूज करके इसने किया है। अब न्यूज में क्यों आया कि जो एनसीबीसी है इसने नोट किया कि जो प्रेजेंस ऑफ इन एलिजिबल कम्युनिटी इन द ओबीसी लिस्ट, कि कुछ इन एलिजिबल कम्युनिटी हैं ओबीसी लिस्ट में जो कि कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में आती हैं। अब बोले इट इज आल्सो स्टेट स्टॉल्ड रिक्वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टू इंक्लूड वेरियस कास्ट कम्युनिटी इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। इसमें बोला कि बहुत सारी कास्ट और कम्युनिटी के बारे में बोला गया है कि आप उसको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ऐड ऑन करो, और बोला है कि करंट रिपोर्ट बनाओ कि जस्टिफाई करे कि जो कम्युनिटी है ये बैकवर्ड हैं, कैसे हैं बैकवर्ड। तो बोला गया कि मेन क्या है कि मतलब ये वैसे हैं जो ओबीसी लिस्ट में भी आते हैं और लेकिन वो ज्यादा डेवलप है, ऐसा बोल सकते हो। इसने एक प्लान किया कि रिव्यू करे ओबीसी लिस्ट को केरला के, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स टू इंश्योर मैक्सिमम ओबीसी रिजर्वेशन विद इन द 50% लिमिट। चलो, तो इसमें क्या आता है आपका, तो विद इन रिव्यू करने के लिए इन सभी स्टेट्स के, जिससे ज्यादा से ज्यादा ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि जो अबाउट ओबीसी एंड ओबीसी लिस्ट है कि डेफिनेशन क्या है इसमें, कि इट हैज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं और कॉमनली इसको ओबीसी ही बोलते हैं। ओके, ओबीसी लिस्ट में क्या है कि बोला गया कि ईच स्टेट के पास दो ओबीसी, देयर आर 2 ओबीसी लिस्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और बोला गया है फॉर द बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और एक होता है स्टेट लेवल पे। तो मतलब 2 लेवल पे ओबीसी लिस्ट होगा आपके, सेंट्रल पे, स्टेट लेवल पे भी। ठीक है,
नाउ बोला कि जो सेंट्रल होता है ये आर्टिकल 342A के अकॉर्डिंग होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट टू स्पेस सेंट्रल लिस्ट। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ ओबीसी लिस्ट बनाते हैं सेंट्रल की, जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की होती है, और जो एनी मॉडिफिकेशन किया जाता है इसमें वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। जबकि स्टेट लिस्ट होता है ये आर्टिकल 342A के अकॉर्डिंग आता है, एम्पावर करता है स्टेट को यूटी को वो प्रिपेयर करें और मेंटेन करें अपने खुद के पर्पस को। ए लिस्ट ऑफ SCBC एंट्रीज विच में डिफाइंड फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट, जो SCBC एंटिटीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं सेंट्रल लिस्ट से। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी आता है, जो रिजर्वेशन ऑफ होता है ओबीसी का जो अंडर आर्टिकल 15 और 16 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इनेबल करता है कि जो ओबीसी हैं कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनका रिजर्वेशन हो, आर्टिकल 15 और 16 के अकॉर्डिंग आता है। बोला कि इन 1990 जो गवर्नमेंट थे उसने इम्प्लीमेंट किया था 27% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, जो कि मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग हुआ था। फिर ऐसे रिजर्वेशन जो ओबीसी के हैं ये अपहोल्ड कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ 1992 के केसेस में, जिसमें बोला गया कि एक्सक्लूसिव ऑफ द क्रीमी लेयर, एक्सक्लूसिव फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड पेरेंटल रैंक। क्या बोला, जो क्रीमी लेयर को, जो क्रीमी लेयर में क्या आता है आपका, जिसके नेट वर्थ 8 लाख से एनुअल, जिसका एनुअल इनकम फैमिली में इज ग्रेटर देन 8 लाख, अगर वो ओबीसी लिस्ट में तो उनको निकाल के फिर क्रीमी लेयर में माना जाता है। अब क्या है इसमें कि जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ओबीसी क्या है, जो आर्टिकल 360 में आता है प्रेसिडेंट ने मे बी बाय ऑर्डर एंड अपॉइंट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ SCBCs to make recommendation as to the step that should be taken by the union and the state to remove such difficulties and to improve their condition। बोला है कि एक ऐसी रिकमेंडेशन बनाएगा जो कि स्टेप्स होंगे जो लिए जाने चाहिए किसी यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि जो वो रिमूव करें ऐसी डिफिकल्टी जो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करे, ये है बोला गया इसमें। बाकी इसको आपको भी गो थ्रू करना पड़ेगा दिस आर्टिकल को, जो आर्टिकल 390 है इसको आपको भी एक बार अपने एंड से गो थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट आउट करके। ओके, जो प्रेसिडेंट हेड कंस्टिट्यूटेड कालेकर कमीशन 1953 और मंडल कमीशन 1979 की वो इन्वेस्टिगेट करें कंडीशन ऑफ ओबीसी को। जो रिकमेंडेशन हुए थे कालेकर कमीशन के वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, इस कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जबकि 2017 में जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट की थी जस्टिस रोहिणी कमेटी, जो जिसको हेड करी थी जस्टिस जी रोहिणी, जिन्होंने एग्जामाइन किया था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी को, कास्ट ग्रुप को, जिससे और ये इंश्योर करते कि बहुत ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स का ओबीसी में हो। और जो कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2023 में, लेकिन अभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अब एनसीबीसी के बारे में देखें, एनसीबीसी के बारे में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, ठीक है। एनसीबीसी वाज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इसे अंडर आर्टिकल 338B के of the 102nd Constitutional Amendment Act of 2018। आर्टिकल 338B मैंडेट करते हैं यूनियन और हर स्टेट को कि वो कंसल्ट करे एनसीबीसी को सभी मेजर पॉलिसीज मैटर्स के लिए जो ओबीसी के राइट को अफेक्ट कर रहे हों। कंपोजिशन इसमें क्या है, कौन कौन रहता है, तो इसमें है सबसे पहले एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनको कोई जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे। देयर सर्विस कंडीशन डिटरमाइन होते प्रेसिडेंट के द्वारा ही, इनके सर्विस कंडीशन को भी डिटरमाइन किया जाएगा। पावर क्या होती है इन पे, पावर ये होती है कि जो कमीशन है ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोड की सभी पावर्स होती हैं इन पे। ड्यूटीज क्या है इनकी, जो ड्यूटी है एनसीबीसी की, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं सेफगार्ड और द बैकवर्ड कमिटी, एक सेफ गार्ड की तरह वर्क करते हैं बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए। इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्रीवेशन ऑफ द राइट्स के लिए भी वर्क करते हैं उनके।
फंडामेंटल राइट्स भी लिख सकते हो। एडवाइस करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ओबीसीज एंड इवेल्युएट देयर प्रोसेस। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ अदर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ओबीसी के रेगुलेट करती है, इवैल्यूएट करती है। कुछ अदर फंक्शन है जो रिलेशन आते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ ओबीसी एंड द प्रेसिडेंट। अब आता है एडवांसमेंट एंड फंक्शंस। बोला कि अब लास्ट आता है कि रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना, एनुअल रिपोर्ट्स। प्रेजेंट करना प्रेसिडेंट को, जो सेफ गार्ड के लिए हो कि जो ऐसी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने रखना जिसमें सेफ गार्ड के बात की गई हो, इम्प्लीमेंटेशन की और रिकमेंडेशन की। जिसमें क्या होगा, आपका सेफ गार्ड होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड रिकमेंडेशन होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ड्यूटीज ऑफ एनसीबीसी। तो ये वीडियो थोड़ा हो गया हमारा इधर तक। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जो न्यूज इन शॉर्ट होगी। तो इस वीडियो को मैं इधर पे पॉज करता हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारी न्यूज इन शॉर्ट आएगा। फिर उस वीडियो को ही हम आगे जाके थोड़े उसमें क्या आर्टिकल हैं उनके पॉइंट्स को मेन देखेंगे अच्छे से, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी सजेशन देना चाहते हो, अगर मैं आपको जस्ट जनरली बताऊं तो मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें आप अगर मुझे अपना कुछ फीडबैक देंगे, वैल्यूबल फीडबैक, तो आई विल 100% उस पर वर्क करूंगा मैं, प्लीज। एंड आई विल लाइक दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। मैं कोशिश करूंगा इससे आपको बेस्ट ही कंटेंट मिले और धीरे धीरे मैं प्रूव करूंगा, जिसमें आगे चल के हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हम कैसे अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें। प्लस डेली द हिंदू का जो वीडियो होगा वो भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगा मैं डेली बेसिस पे। प्लस जो हमारे डे टू डे में जितनी भी होती हैं करंट अफेयर्स, लाइक आपके जैसे मान लो विजन की डेली करंट अफेयर्स हो गई, ये हो गया आपका। साथ साथ में आपका इसी में हम करेंगे कि जो आपकी मंथली मैगजीन होती है वो भी। तो आपको बस ये चैनल फॉलो करो, बाकी जितना भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा टॉपिक वो मैं कोशिश करूंगा पूरा टू पूरा अप टू डेट रहे आपके साथ, और अभी और इसको बेस्ट टू बेस्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू।